आज हमारे साथ लैरी जॉनसन है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाइक बटन दबाइए और हमारे सबस्टैक चैनल पर जाइए। उसका नाम भी वही है, ट्रांजिशन प्रोटोकॉल। पेड मेंबर बनिए। हम इसे हफ्ते में 2 बार आपके मेल बॉक्स में पहुंचाएंगे। तो लैरी, आगे बढ़िए, दुनिया को बताइए कि आप क्या जानते हैं। Well, nothing's going on. Peace is broken out and खैर, people are taking a vacation. कुछ नहीं हो रहा है। शांति कायम हो गई है और लोग छुट्टियां मना रहे हैं क्योंकि अगस्त का महीना है। Couple of interesting developments. ठीक है, मैंने झूठ कहा। One on the US side. कुछ दिलचस्प घटनाक्रम हुए हैं। Clearly the United States एक अमेरिकी पक्ष से stood down. साफ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य गतिविधि से पीछे हट गया है। एक महीने से कुछ ज्यादा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कसम खाई थी कि जब भी ईरान किसी टैंकर, कंटेनर जहाज या मालवाहक पोत पर हमला करेगा जो होर्मुज जलडमरूमध्य में दाखिल होने और बाहर निकलने के ईरानी प्रोटोकॉल का पालन किए बिना ओमानी चैनल से गुजरने की कोशिश कर रहा हो, तो ईरान के हर ऐसे हमले के जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका कोई पुल उड़ा देगा, तेल रिफाइनरी को नष्ट कर देगा या ईरान के भौतिक ढांचे को कुछ नुकसान पहुंचाएगा। फिर भी पिछले हफ्ते से, बल्कि कहें तो पिछले कुछ समय में, हमने बिल्कुल उल्टा देखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका पीछे हट गया है। ईरान ने पिछले 5 दिनों में कई जहाजों पर, मेरा मानना है 5 जहाजों पर गोलीबारी की है और एक भी मामले में अमेरिका ने उसके जवाब में कार्रवाई नहीं की है। दूसरी बात, मेरे पास जो स्रोत हैं उनके जरिए मैंने पुष्टि की है कि सेंट्रल कमांड का प्लानिंग स्टाफ, जिसका मुख्यालय फ्लोरिडा के टैंपा में मैकडिल एयरफोर्स बेस पर है, वहां उस इकाई का एक अहम हिस्सा है जिसे वे क्राइसिस एक्शन टीम कहते हैं। क्राइसिस एक्शन टीम मूलतः एक आपातकालीन ऑपरेशन सेंटर जैसी होती है जहां सेना के अलग अलग हिस्सों के प्रतिनिधि होते हैं। वहां नौसेना, थल सेना, मरीन और वायुसेना के प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे प्रतिनिधि भी होते हैं जो लॉजिस्टिक्स, खुफिया जानकारी, ऑपरेशंस और योजना से जुड़े मामलों को संभालते हैं। वे सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं और जब युद्ध सक्रिय होता है तो वे सभी, जिसे कैट कहा जाता है, और मेरा मतलब 4 पैरों वाले रोएंदार जानवर से नहीं है बल्कि क्राइसिस एक्शन टीम से है, वह कैट हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे काम करती है। आमतौर पर इसमें 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है। आप आते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, घर जाते हैं, थोड़ी नींद लेने की कोशिश करते हैं, कुछ खाते हैं और फिर अगले 12 घंटों के लिए वापस आ जाते हैं, दिन पर दिन लगातार। सेंटकॉम की कैट यानी इंटेल कैट को निष्क्रिय कर दिया गया है। अब लोगों को हर दिन आना नहीं पड़ता। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपको सैन्य अभियान चलाने हैं तो उस व्यवस्था का एक अहम हिस्सा निष्क्रिय कर दिया गया है और यह संकेत देता है कि अमेरिका किसी भी आसन्न सैन्य कार्रवाई की योजना नहीं बना रहा है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं और ये कारण एक दूसरे से अलग नहीं है। पहला, सैन्य कमांडरों ने तय किया हो कि ईरान पर आगे के हमले उल्टा नुकसान करेंगे। इससे अहम गोला बारूद बर्बाद होगा। लंबी दूरी और मध्यम दूरी की मिसाइलें, जो सच कहें तो या तो बहुत कम बची हैं या खत्म हो चुकी हैं, और इससे वह सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है, जिसका मतलब ईरान की नीति में बदलाव लाना है। दूसरा, ऐसे हमले ईरान की ओर से मिसाइलों के साथ एक बहुत बड़े जवाब को भड़का सकते हैं जो खाड़ी के अरब देशों, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को खतरे में डाल देगा। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने उन देशों को बताया है ये वे खास ठिकाने हैं जिन्हें हम निशाना बनाएंगे। हम आपके देश में जीवन को बनाए रखना असंभव कर देंगे। और इसी के आधार पर कम से कम कतर और सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगाई, रुक जाइए, इसे रुकना होगा, हम इसे जारी नहीं रख सकते, वह हमला मत कीजिए। क्योंकि हमें पूरा अनुमान था कि हमला पिछले शनिवार को हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि ट्रंप ने टैको कर दिया, यानी टाको का मतलब है ट्रंप हमेशा पीछे हट जाते हैं, लेकिन वे पीछे हट गए।
और इससे जुड़ी बात है हथियारों की गंभीर कमी, जिसे आज खुद ट्रंप ने भी प्रेस से बातचीत में परोक्ष रूप से स्वीकार किया, या शायद उन्होंने ये बात कल कही थी। यूक्रेन के वोलोदिमिर जेलेंस्की ने और पैट्रियट 3 मिसाइलें मांगी थीं। ट्रंप ने कहा, अरे हमें भी मिसाइलों की जरूरत है। फिर उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि जो बाइडेन की वजह से सारे भंडार कम हो गए हैं, लेकिन फिर उन्होंने कमजोर ढंग से कहा, लेकिन हम उन्हें फिर से भर रहे हैं। lamely insisted that, but we're restoring those. Well, the reality is the United States cannot restore those. असलियत यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका उन्हें फिर से नहीं बना सकता। इन मिसाइलों के उत्पादन की समय सीमा कहीं 4 से 5 साल तक जाती है, यानी हम किसी जल्द होने वाली बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम कई साल दूर की बात कर रहे हैं, क्योंकि रक्षा विभाग जो भी मिसाइलें और उन्नत हथियार बनाता है, उनमें से 78% 5 दुर्लभ खनिजों पर निर्भर है, जिनका उत्पादन और नियंत्रण चीन के पास है, और चीन ये निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका को नहीं भेज रहा है। नतीजतन संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत कठिन स्थिति में है। तो ये एक कारण है। फिर डीजल और विमानन ईंधन की बढ़ती कमी का मुद्दा है। साथ ही ये समझ भी है कि विस्तारित अभियान यानी सैन्य अभियान पहले से ही सीमित इन संसाधनों पर बहुत गंभीर दबाव डालेंगे, और वैश्विक आर्थिक स्थिति भी है जो दिन ब दिन बिगड़ the global economic situation, which is deteriorating day by day. We even saw today they were expecting the U.S. stock market to. आज हमने ये भी देखा कि अमेरिका में रोजगार वृद्धि के आंकड़े आने की उम्मीद थी, और रोजगार वृद्धि मेरे ख्याल से उम्मीद से लगभग आधी रही। तो ये फिर एक और संकेत है कि अर्थव्यवस्था सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धीमी पड़ रही है, और इससे कुछ समस्याएं पैदा होती हैं। तो इस नजरिए से होर्मुज जलदमरूमध्य का खुला रहना बेहद जरूरी माना जाता है। अब इस मामले में ईरान का रुख नहीं बदला है, और मैं कहूंगा कि ये बदलने वाला भी नहीं है। उसका रुख ये है, होर्मुज जलदमरूमध्य से गुजरने की इच्छा रखने वाले किसी भी जहाज को पहले एक आवेदन भरना होगा, जिसमें जहाज के कप्तान का नाम, जहाज का मूल देश, जहाज पर मौजूद माल, जहाज की मंजिल और चालक दल की राष्ट्रीयता बतानी होगी। The destination of the ship and the nationality of the crew. Once that information is provided, the Iranian Revolution. जानकारी दिए जाने के बाद ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC जहाज के गुजरने को मंजूरी देगा या नहीं देगा। जिन जहाजों को मंजूरी नहीं मिलेगी और जो फिर भी गुजरने की कोशिश करेंगे, उन पर हमला किया जाएगा और उन्हें डुबोया भी जा सकता है। तो शुरुआत से ईरान का यही रुख रहा है, ये इसी तरह काम करेगा। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वे एक शुल्क वसूलेंगे। उन्होंने कोई तय रकम नहीं बताई थी। कल प्रेस रिपोर्टें सामने आईं जिनमें 5 से 7% के बीच का संकेत दिया गया। कुछ विश्लेषक इसे एक बेहद अनुचित मांग मानते हैं, लेकिन ईरान ने इस युद्ध की शुरुआत से ही साफ कर दिया है कि अमेरिकी इजरायली बमबारी से ईरानी क्षेत्र को जो आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है, उसकी भरपाई वे करेंगे। इसके बाद American aid talents who Akawagati Protimothius Bestrid. The sanctions must be lifted. Frozen assets must be unfrozen. जमे हुए एसेट्स को बहाल करना होगा। तभी और केवल तभी ईरान होर्मुज जलदमरूमध्य को पूरी तरह खोलने में सहयोग करने को तैयार होगा। अब ये अमेरिका के लिए निगलना मुश्किल बातें हैं। दरअसल ये बातें उस मूल MOU में शामिल थीं जिसका ट्रंप ने 3 हफ्ते पहले उल्लंघन किया और उसे रद्द कर दिया। लेकिन साफ तौर पर कहें तो ईरान पर कोई आर्थिक या सैन्य दबाव नहीं है, या यूं कहूं, ऐसा कोई सैन्य दबाव नहीं है जो ईरान को रियायत देने पर मजबूर कर सके। होर्मुज जलदमरूमध्य के मुद्दे पर ईरान को अपना रुख बदलने के लिए मजबूर कर सकने वाला एकमात्र आर्थिक दबाव यही हो सकता है कि रूस और चीन मान जाएं और ईरान को अपनी सारी आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य और खुफिया सहायता बंद कर दें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा करेंगे, क्योंकि चीन और रूस ने मूलतः ईरान के साथ एक पारस्परिक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर कर रखे हैं। Agreement with Iran, so I don't see them backing away from that. इसलिए मुझे नहीं लगता कि वे उससे पीछे हटेंगे। तो अभी हम एक गतिरोध की स्थिति में हैं, जहां पाकिस्तान और कतर मध्यस्थों की भूमिका निभाते रहेंगे।
पाकिस्तान ने आज कुछ ऐसा किया है जो मुझे थोड़ा असामान्य लगा। उसने तुर्की और सऊदी अरब के साथ एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें पाकिस्तान भी एक हस्ताक्षर करता है। अब इसे यूं कहें, सऊदी अरब की आर्थिक संपन्नता कम से कम कागजों पर पश्चिम एशिया और यूरोप की सबसे बड़ी सेना के साथ जुड़ जाती है। फिलहाल नाटो में तुर्की की सेना दूसरी सबसे बड़ी है और इसके साथ पाकिस्तान की परमाणु शक्ति भी जुड़ती है। अब यह नाटो समझौते के आधार पर तैयार किया गया है। मेरी समझ के मुताबिक इसमें कुछ हद तक अनुच्छेद 5 जैसा प्रावधान भी शामिल है, जिसके तहत अगर एक देश पर हमला होता है तो दूसरे देशों को मूल रूप से कहना होगा, ठीक है, हम आपकी मदद के लिए आएंगे। Je reten niet toe het exerceren de feiten if they were scar is a sounds I mean in professional. Maybe the unilateral decision of the leader. Some view this as a direct challenge to Iran. कुछ लोग इसे ईरान और हूतियों के लिए सीधी चुनौती के तौर पर देखते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इसका मकसद ज्यादा तौर पर इजराइल को संदेश देना है। लेकिन हम पहले ही देख चुके हैं कि इन समझौतों पर हस्ताक्षर हो जाने के बावजूद इनका नतीजा हमेशा तुरंत कार्रवाई के रूप में नहीं निकलता। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच इस तरह का समझौता पहले से मौजूद है, और जब 2 हफ्ते पहले हूतियों ने सऊदी अरब के भीतर हमले किए जो सना के हवाई अड्डे पर सऊदी हमले के जवाब में थे, तब पाकिस्तान ने न तो अंसार अल्लाह यानी हूतियों को धमकी दी, पाकिस्तानी हस्तक्षेप करने की कोशिश की। इसलिए हमें इसे कुछ सावधानी के साथ देखना होगा। मुझे पता है कि पाकिस्तानी नेताओं को ईमानदारी से लगता है कि उन्होंने संयुक्त अमेरिका को घेर लिया है। उनका मानना है कि अमेरिका के पास कोई दूसरा अच्छा विकल्प नहीं है और आखिरकार उसे ईरान के साथ MOU पर हस्ताक्षर करने होंगे, यानी उसे मूल रूप से फिर से सक्रिय करना होगा, और उसे फिर सक्रिय करते समय शुरुआत में ही कई अहम कदमों का पालन करना होगा। ईरान इस बात पर अड़ा रहेगा कि किन लोगों को होर्मुज जलमध्य से होकर गुजरने की अनुमति होगी और किन्हें नहीं। वे इजराइल से जुड़े किसी भी जहाज को न तो अंदर आने देंगे न बाहर जाने देंगे। ये पहली बात है। रिपोर्टें हैं कि वे अमेरिका से जुड़े किसी भी जहाज को भी अंदर आने या बाहर जाने से रोकेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि नाकाबंदी पूरी तरह हटाने और प्रतिबंध पूरी तरह समाप्त करने के लिए होने वाली बातचीत के हिस्से के तौर पर इस मुद्दे पर ईरान की ओर से कुछ लचीलापन हो सकता है। तो ये अभी भी विचाराधीन है। इस हफ्ते की शुरुआत में उम्मीद थी कि आज किसी समझौते की घोषणा होगी या उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। खैर, शुक्रवार आ चुका है। पश्चिम एशिया में शुक्रवार बीत भी गया। हस्ताक्षर के लिए कोई समझौता नहीं है। अगला मौका यानी अवसर की अगली खिड़की अगले हफ्ते खुलेगी। और फिर भी जबकि पाकिस्तानी और कतरी इस बात को लेकर आशावादी हैं कि वे किसी समझौते पर हस्ताक्षर करवा लेंगे, मेरे विचार में सबसे बड़ी बाधा अमेरिका होगा, क्योंकि ईरान जिन समझौतों की मांग कर रहा है उनमें शामिल होने के लिए, और ईरान उन मांगों से पीछे नहीं हटने वाला, अमेरिका को अपनी बड़ी गलती खुले तौर पर माननी पड़ेगी, और किसी को भी ये करना पसंद नहीं होता। तो मिस्टर जी, मेरा सार यही है। So that's my summary, Z. Well, a very useful summary. बहुत उपयोगी सारांश। और मेरा मानना है कि हमारे दर्शकों के हित में हमें ऐसा सारांश किसी ऐसे व्यक्ति से चाहिए जिसे इस क्षेत्र की गहरी जानकारी हो, सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों की गहरी समझ, और ये भी पता हो कि उनका दुनिया पर क्या असर पड़ता है, खासकर अमेरिका पर, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के पिछले 50 वर्षों में अमेरिका एक वर्चस्वशाली शक्ति रहा है। मौजूदा स्थिति का मेरा आकलन अलग है, और मेरा मानना है कि हम अपने दर्शकों को यही मूल्य दे सकते हैं कि मैं अपना आकलन प्रस्तुत करूं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास कोई जादुई गोला है, या मैं भविष्य देख सकता हूं, या उन लोगों के मन की बात जान सकता हूं जो सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास बस एक खिड़की है जिसके जरिए मैं देखता हूं कि क्या हो रहा है, और उन लोगों से बात करता हूं जिनके बारे में मुझे लगता है कि वे स्थिति को लेकर अच्छा निर्णय रखते हैं।
good judgment about what is going on. So, based upon my understanding of मेरी समझ के मुताबिक मौजूदा स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि एक समझौता जल्द होने वाला है। मेरा मानना है कि ये आने वाले हफ्ते के शुरुआती हिस्से में हो जाएगा। संभव है कि ये हफ्ते के आखिर तक टल जाए, लेकिन ये होगा। इसलिए नहीं कि अमेरिका का हृदय परिवर्तन हो गया है और वह अचानक उदार बन गया है, या मिस्टर ट्रंप को किसी तरह सच्चाई का एहसास हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि जिन लोगों से मैं बात करता हूं और जो लोग समझते हैं कि क्या चल रहा है, उनका आकलन है कि अमेरिका के पास कोई अच्छे विकल्प नहीं है। कोई अच्छे विकल्प नहीं है। हम ये बात कई बार कह सकते हैं और हम पहले भी इसे कुछ बार कह चुके हैं। अगली बात यह है कि अमेरिका अब घिर चुका है। उसके पास उस गड्ढे से निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है जो मिस्टर ट्रंप ने खोदा है। और हर बार जब उनके पास उस गड्ढे से बाहर निकलने का मौका आया, तो मौका लेने के बजाय उन्होंने गड्ढा और गहरा खोद लिया। और ये सिलसिला लगातार चलता रहा है। और अगर वह बातचीत की मेज पर वापस आते हैं और मुझे बताया गया है कि किसी घोषणा के बाद यही अगला कदम होगा, तो उनकी स्थिति उस समय से भी बदतर होगी जब करीब 1 महीने पहले वे MOU हाथ में लेकर वहां थे। और ये उस दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता का नतीजा है कि हमने मिस्टर ट्रंप जैसे व्यक्ति को चुना जो बेहद अनजान है, जिनमें गंभीर खामियां हैं और जिन्हें सच में कोई अंदाजा नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। हर कोई समझता है कि उन्हें इस ऐसे युद्ध में धकेल दिया गया जिसे जीता नहीं जा सकता था। और ऐसा नहीं है कि वे जिम्मेदारी से मुक्त हैं, क्योंकि उनका अपना स्वतंत्र विवेक भी है। लेकिन उन्हें मिरियम एडेल्सन और दूसरों ने पैसे देकर प्रभावित किया था। मेरा मतलब है, हमें ये बात कहनी चाहिए। तो मेरी समझ के मुताबिक स्थिति यह है, पाकिस्तान की अगुवाई में बहुत सक्रिय रूप से बातचीत चल रही है। ईरान का विकल्प वैसे कई कारणों से अमेरिका को पसंद नहीं है। वह एक अलग विषय है और हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को एक अहम या शायद प्रमुख वार्ताकार या मध्यस्थ के तौर पर स्वीकार किया है। और उम्मीद यह है, और बातचीत में शामिल लोगों का यही मानना है, कि सोमवार या मंगलवार को यह घोषणा हो सकती है कि हम शत्रुता खत्म करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और उस दिशा में पहला कदम होगा ईरान द्वारा होर्मुज जलमरूमध्य को खोलना और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नौसैनिक नाकेबंदी हटाना। फिर मुझे बताया गया है, और ये बात मुझे जानकार लोगों ने बताई है, कि बहुत जल्द, शायद अगले हफ्ते या उसके तुरंत बाद, जिनेवा में बैठक की तारीख घोषित की जाएगी। फिलहाल यही चर्चा चल रही है। पाकिस्तान वही स्तर की सुरक्षा उपलब्ध कराएगा जो उसने ईरानी प्रतिनिधिमंडल को दी थी, और वह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ईरानियों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। और मुझे बताया गया है कि श्री वैंस, JD वैंस, अमेरिका की ओर से बातचीत करने के लिए वहां मौजूद होंगे, और मुद्दे बिल्कुल वही होंगे जो पहले थे। MOU लागू कीजिए। एक बार आप ऐसा कर दें तो हम आगे बढ़कर अपना हिस्सा करेंगे, ये ईरानी कह रहे हैं। अब मेरी रिपोर्टिंग के मुताबिक पाकिस्तानी पक्ष और मजबूत हुआ है, और ये बात सार्वजनिक रिपोर्टिंग में भी दिख रही है। असीम मुनीर, जो इस पूरी बात में एक अहम शख्सियत है, इस वक्त रियाद में है। वहां वे MBS से, यानी सऊदी अरब के प्रमुख क्राउन प्रिंस से मिल रहे हैं, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से मिल रहे हैं, और उस बेहद अहम समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं जिसकी हम चर्चा करते रहे हैं। लोग इसे एक और सैन्य गठबंधन, एक और समझौते के तौर पर देखते हैं, लेकिन हमारे खुफिया स्रोतों के आधार पर हम इसे वैसा नहीं देखते। हमारे आकलन में ये उस खाली जगह को भरने की एक कोशिश है जो तब बनेगी जब अमेरिका को आखिरकार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और जब ऐसा होगा तो वही वह बड़ा भू राजनीतिक बदलाव होगा जिसका हम अनुमान लगा रहे हैं और जिसे हम देख रहे हैं, क्योंकि इसका नतीजा पेट्रोडॉलर के पतन के रूप में निकलेगा। ये 6 महीने में हो सकता है, 1 साल में हो सकता है, 2 साल में हो सकता है, लेकिन ये होने वाला है।
ये बहुत जानकार, बहुत अच्छी जानकारी रखने वाले और बेहद अनुभवी लोगों का आकलन है। ये वे लोग हैं जो अफगान युद्ध से गुजर चुके हैं। उन्होंने अफगान युद्ध में जो कुछ हुआ वह सब देखा है। उनमें से कुछ लोगों ने वास्तव में देखा है कि पहले अफगान युद्ध में क्या हुआ था जब रूस हमलावर ताकत था। इसलिए वे बेहद जानकार हैं, बेहद अनुभवी हैं और पूरी तरह जुड़े हुए हैं। और हमारा मानना है कि इसे अपने दर्शकों तक पहुंचाना हमारा मिशन है, क्योंकि ये ऐसी जगहों से आ रहा है जहां पहुंच बहुत सीमित है। वे पश्चिमी मीडिया के लिए खुले नहीं हैं। पश्चिमी मीडिया वहां देख भी नहीं रहा है उन कारणों से जिन्हें सिर्फ वही समझा सकते हैं। इन बातों पर कोई चमक दमक या लिपापोती नहीं की गई है। हमें जानकारी बिना किसी तोड़ मरोड़ के मिलती है। हम इसे लैरी जॉनसन जैसे लोगों तक ले जाते हैं जिन्हें इन सभी मामलों की असाधारण जानकारी है, और बाद में मेरे सहयोगी पैपे एस्कोबार तक, जो इन सब की व्याख्या करते हैं। फिर हम इसे आपके सामने लाते हैं ताकि आप जानकारी से अवगत रहें। तो लैरी, मेरा आकलन यही है। So that is my assessment, Larry. Okay. And let me emphasize this is ठीक है, और मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि हम आपको भरोसेमंद सूत्रों से मोटे तौर पर पाकिस्तानी नजरिया बता रहे हैं, और उन्हें भरोसा है कि चीजें सकारात्मक दिशा में बढ़ रही हैं। लेकिन यहां मेरा काम कभी कभी जश्न का माहौल फीका करना भी है, और ये दिखाना भी कि पाकिस्तान भले ही मानता हो कि अमेरिका घिर चुका है, मुझे यकीन नहीं है कि अमेरिका अभी खुद को घिरा हुआ मानता है। उसके पास विकल्प सीमित है। इस हफ्ते हमने कुछ ऐसे घटनाक्रम देखे हैं जो मुझे बेहद असामान्य लगे, और जो इस बात का संकेत देते हैं कि अमेरिका अभी भी पूरे तंत्र में कोई अड़ंगा डालने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले स्कॉट बेसेंट, जो ईरान के खिलाफ कार्रवाई के सबसे बड़े समर्थकों में से एक हैं, ने बुधवार को घोषणा की हाँ, मेरा ख्याल है कि बुधवार सुबह उन्होंने 2 विमानन कंपनियों और 3 व्यक्तियों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए थे। खैर, ये प्रतिबंध इराकी संस्थाओं पर थे जिनके बारे में माना जाता था कि उनका संबंध ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से है। शुरू में मैंने इसका गलत मतलब निकाला। मैंने सोचा, अरे बाप रे, तो अमेरिका इन प्रतिबंधों को हटाकर ईरान के प्रति कोई संकेत दे रहा है। लेकिन ईरानियों ने तुरंत आकर कहा, नहीं, अमेरिका इस बारे में हमसे बात नहीं की है। हमने इस मोर्चे पर कोई अनुरोध नहीं किया है। ये पूरी तरह इराकी सरकार के साथ जुड़ा मामला है। और फिर 24 घंटे के भीतर अमेरिका ने इराक की सरकार को $50 करोड़ नकद दिए। तो बीटल्स ने गाया था, पैसा मुझे प्यार नहीं खरीद सकता। प्यार के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन पैसा कभी कभी आपके लिए कुछ एहसान जरूर खरीद लेता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इराकी सरकार और सऊदी अरब दोनों की ओर से खुफिया रिपोर्टें सामने आ रही हैं। इनमें इराक में ईरान समर्थित मिलिशियाओं, हुतियों और संभवतः ईरान के शामिल होने से सऊदी अरब पर समन्वित हमले करने की एक संगठित कोशिश की बात कही गई है, और मुझे इस सब में अमेरिका का हाथ नजर आता है। इसलिए अमेरिका चुपचाप हटने वाला नहीं है। वह लगातार माहौल बिगाड़ता रहता है। अगर उसे लगे कि सफलता की उचित संभावना है, तो वह किसी भी शांति समझौते को पटरी से उतार देगा और उसे नुकसान पहुंचाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना तय है, लेकिन इससे यह एक दुर्भावनात्मक मौका a malevolent force. Now, the political problem that अब ट्रंप के सामने जो राजनीतिक समस्या है, वो एक सैन्य समस्या भी है। उनके पास कुछ नहीं बचा है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अमेरिका के पास मूल रूप से गोला बारूद खत्म हो चुका है, और निकट भविष्य में इसका कोई समाधान दिख नहीं रहा है। वे जादू से पैट्रियट सिस्टम के लिए नई PSE-3 मिसाइलें या नए टॉमहॉक या नए जैसम नहीं बना सकते। इसकी एक वजह यह है कि जैसा हमने पहले बताया था, उन्हें चीन से आने वाले उन दुर्लभ खनिजों की जरूरत है, और चीन उन्हें उपलब्ध नहीं करा रहा है। फिर भी हम इतना भरोसे के साथ कह सकते हैं कि पिछले 36 घंटों में पश्चिम एशिया
यानी फारस की खाड़ी से जो खबरें आई हैं वे काफ़ी हद तक बेहद नीरस रही हैं, और ये अच्छी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि ये नीरसता बनी रहे और हम ऐसे समाधान की ओर बढ़ें जिसमें बातचीत हो और ज़्यादा खून खराबा न हो। Well, Larry, a couple of other things I would like to add to लैरी, what you just said. आपने जो अभी कहा And उसमें मैं again, कुछ this और is बातें different जोड़ना चाहूंगा perspective. और फिर कहूंगा And, ये एक अलग नजरिया है। people want जानकारी different रखने वाले लोग perspectives कई and नजरिए all चाहते हैं, perspectives of this. जानकारी पर That's आधारित different नजरिए। perspectives. जाहिर है So, I'm बेवकूफ़ी here to भरे give नजरिए my नहीं, perspective तो मैं यहाँ अपना from नजरिया the रखने आया standpoint हूँ। of, my हर कोई sources समझता है that कि I ये मेरे believe स्रोतों to से be आता है and I जिन्हें मैं believe जानकार to be मानता हूँ, 100% और मुझे responsible. विश्वास है So, कि वे उन बैठकों में मौजूद हैं, we reported वगैरह on this वगैरह। channel, I believe तो last week मेरा मानना that, है कि हमने पिछले Iran, हफ्ते इस चैनल पर sending रिपोर्ट किया Ghalibaf था कि ईरान संसद के स्पीकर गालिबाफ को 14 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह में अतिथि बनने के लिए इस्लामाबाद भेज रहा है। पाकिस्तानियों ने ईरान को ये निमंत्रण दिया है और मेरी समझ के अनुसार ईरान ने इसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है। My understanding, Iran has accepted, but it has not been announced yet. Now, if Ghalibaf does come to Islamabad on or about अब 14th अगर August, गालिबाफ 14 Ghalibaf अगस्त के from आसपास our इस्लामाबाद आते understanding, my हैं, reporting, तो हमारी is समझ that और number मेरी two रिपोर्टिंग man के मुताबिक and, गालिबाफ one ईरान में will सुप्रीम लीडर be मोस्तफा after खामेनी के Supreme बाद Leader Mustafa दूसरे Khamenei, नंबर के even व्यक्ति हैं। higher in terms of प्रभाव के influence मामले में than वे the राष्ट्रपति Pezeshkian, पेजेशकिन से भी the ऊपर हैं, president. और And अगर if वे they come to इस्लामाबाद आते Islamabad, हैं, which we जिसकी believe is, संभावना हमें believe बहुत is ज्यादा very likely लगती to है, happen, तो वे is कई to लोगों have से many विचार विमर्श करेंगे, consultations, खासकर especially असीम with मुनीर के Qasem साथ। Munir. And ये those सारी are बातें all इस ओर इशारा indicative of करती the हैं fact कि that पाकिस्तान और Pakistan ईरान and इस Iran धारणा के तहत are काम कर of रहे the हैं belief कि अमेरिका इस that क्षेत्र से the निकल US रहा है, is exiting और the अमेरिका region, सिर्फ क्षेत्र से and निकल the नहीं US रहा है, is बल्कि वह not only शर्मनाक exiting the ढंग region, से it is बेहद exiting कमजोर with क्षमता its के साथ skull निकल रहा है। beneath its ऐसी क्षमता के behind, साथ जो आने वाले and दशकों में with घटनाक्रम को very प्रभावित diminished करने में बहुत capability सीमित to होगी। influence और events उसके तुरंत in the बाद coming दो क्षेत्रीय decades. शक्तियां उभर रही हैं, And पाकिस्तान emerging और soon ईरान। thereafter are two regional powers, Pakistan and Iran, and strong backing of और China. चीन को एक प्रमुख And खिलाड़ी के रूप में dominant मजबूत, बहुत player, मजबूत not as समर्थन a मिले, So एक वर्चस्ववादी this ताकत के रूप में नहीं। every तो मुझे जो everything कुछ that I दिख रहा है see, वह यही every है। step that उठाया I गया see, हर कदम मुझे leads यही me to मानने पर believe that मजबूर this is करता where है things are कि headed. चीजें इसी Now, दिशा I में don't जा रही हैं। discount, Trump's अब मैं ट्रंप ability की उस क्षमता को कम to नहीं dig a आंकता deeper कि hole जब उन्हें रस्सी when पकड़कर he गड्ढे needs से to be बाहर taking the निकलना rope and चाहिए, getting out. तब वे और He's been गहरा doing गड्ढा that खोद दें। consistently. वे लगातार This यही is what करते रहे happens हैं। with deeply flawed गहरी leaders. खामियों वाले नेताओं के And साथ this यही has होता है, happened और again हमने इसे and बार again बार and again. फिर बार And बार he may होते be देखा right है, that, और हो सकता है आप this is सही हों what कि he वे is अब about यही to करने do. वाले हैं। And if he does और अगर that, वे ऐसा करते then हैं तो unfortunately, दुर्भाग्य से आपके there और is no मेरे hope जैसे for लोगों के people लिए like you and और people ज्यादा like मुश्किलें us होंगी, जो इस who देश love में this रहते हैं, country, इस who देश से want this प्यार country करते to हैं, prosper, चाहते to हैं इसी get out of सुरेश this war. स्मॉम्बर और सिविड And for the हममेकला region and for the rest of the world. ट्रैथ के लिए दिन और And बाकी the दुनिया shortages खेले that are going to come और in. जो कमी आने वाली, खासकर We're going to be उर्वर having to और do उससे this for जुड़ी our हर citizens. चीज कमी। And everything related to that. But Trump is capable of inflicting लेकिन ट्रंप all that. इतना सारा नुकसान पहुंचाने में सक्षम है, और मेरा मानना है कि ऐसा होने नहीं जा रहा है। तो मैं इसी उम्मीद भरी बात के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। मैं देख रहे सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के पेड मेंबर बने, ताकि ये सामग्री सीधे आपके मेल बॉक्स में पहुंच सके। ये आप सबस्टैक पर जाकर कर सकते हैं, उसी नाम से, द ट्रांजिशन प्रोटोकॉल। लैरी और मैं सोमवार को फिर यहाँ होंगे, पेपे मंगलवार को वापस आएंगे, शायद उससे भी पहले, और हम घटनाक्रम पर नजर रखना जारी रखेंगे। हम उन लोगों को सुनते रहेंगे जिनके पास हमसे कहने के लिए कुछ है जिसे हम आपके सामने ला सकें, ताकि आप जानकारी से अवगत रहें। तो लैरी, आगे बढ़िए, कृपया अंतिम बात आप कहिए। Larry, go ahead, please say the final Nope, word. I think you summarized it best. मुझे लगता है आपने इसका सबसे अच्छा सार बताया। हम यहाँ आपको भविष्य की कल्पनाएं दिखाने के लिए नहीं हैं, बल्कि अलग अलग नजरियों के साथ ठोस विश्लेषण देने के लिए हैं, ताकि आपको जानकारी मिल सके और आप खुद फैसले लेने की कोशिश कर सकें और समझ सकें कि क्या हो रहा है। तो आपके समर्थन की सराहना करते हैं। जैसा कि मिस्टर जेड ने कहा, लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाइए और अपने दोस्तों को बताइए। देखने के लिए धन्यवाद।
And tell your friends. Thanks for watching. We're Thank out. you very much. We will be back. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सोमवार को वापस आएंगे। उम्मीद है कि तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा जो धरती हिला देने वाला हो और हमारे आशावादी नजरिए को बदल दे। लेकिन जो भी होगा, हम आपको उसकी रिपोर्ट बिना किसी लाग लपेट के कॉरपोरेट मीडिया के प्रभाव के बिना देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब स्टॉप दबाने जा रहा हूं। I'm going to hit stop.